छात्रों, मित्रों और शिक्षक साथियों, मैं प्रशांत कुमार गुप्ता कृष्णा कोचिंग आजमगढ़ के इकोपंथी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर का सीरीज 2 लाए हैं, जो आपका वन लाइनर 100 बुलेट क्वेश्चंस है। इसमें आपके 30 प्रश्न जीएस के हैं और 70 प्रश्न आपके विषय संबंधित अर्थशास्त्र संबंधित हैं। आप लोग का स्नेह है कि आप लोग का प्यार है कि सीरीज 1 पसंद किया गया है। हमें उम्मीद है कि सीरीज 1 को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सीरीज 2 को भी उसी क्रम में स्नेह दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सीरीज 2 का पहला क्वेश्चन, जीएस का पहला क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून की संज्ञा प्रदान की, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। ये आपका प्रश्न 1 था। इसमें आप कमेंट करेंगे कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे पहले प्रश्न का उत्तर कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। दूसरा प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। प्रश्न 3, 1857 1857 पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ सेन हैं। प्रश्न 4, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी। प्रश्न 5, मूक नायक पत्र का संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। प्रश्न 6, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, पेरियार आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो आपको ये कमेंट करना है कि डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रश्न 6 का भी उत्तर देंगे कि डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं। प्रश्न 7, श्रीहरिकोटा द्वीप जो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुलकट झील के पास है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो इसमें देखिए 2 प्रश्न छिपा हुआ आपका कि पुलकट झील भी पूछ सकता है आपसे कि पुलकट झील कहाँ पर है। ठीक है, तो प्रश्नार्थ देखिए आप लोग। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश इत्यादि, ये सभी घटनाएं जो हैं आपके क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो आप प्रश्न 8 में कमेंट करेंगे कि क्षोभ मंडल जो है कितने किलोमीटर इसका रेंज है क्षोभ मंडल का। तो प्रश्न 8 का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्रश्न 9, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेरी घास का मैदान अमेरिका में पाया जाता है। प्रश्न 10, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। प्रश्न 11, बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ का मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 12, लाम जाओ वन्य जीव अभयारण्य मणिपुर राज्य में स्थित है। प्रश्न 13, दश्त ए लूट उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है ईरान में पाया जाता है। तो ये ईरान का एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, दश्त ए लूट। प्रश्न 14, धन विधेयक अनुच्छेद 110 केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत करने योग्य है। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है आपके। प्रश्न 15 है आपका, डेंगू, पित्त ज्वर, जापानी एन्सेफलाइटिस, रेबीज, चिकुनगुनिया और निपाह, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं। प्रश्न 16, प्रकाश अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। ये पूछ सकता है कि आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं ये किस घटनाक्रम का है। तो ये आपके प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 18, कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, जो भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न 19, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से संबंधित है। तो इसके सीरीज 1 में भी आपको एक प्रश्न पूछा था, हिंदू वृद्धि दर, ठीक ना, इसके जो है किसने इसका प्रतिपादन किया था, इसको आप कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 19 का हिंदू वृद्धि दर के प्रतिपादक कौन थे। प्रश्न 20, पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां निम्नवत हैं। जैसे आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव 1985, LM सिंघवी 1986। तो इसमें 2 प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले पंचायती राज
समिति कौन सी थी, तो आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति। कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि सीक्वेंस में बैठाना पड़ता है इसको, तो आप लोग उसको याद किए रहिएगा इसका सीक्वेंस भी। प्रश्न नंबर 21, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 22, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से INS सतपुड़ा भाग ले रहा है। प्रश्न नंबर 23, मीनार पक्षी गांव ये राजस्थान में स्थित है, जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 24 बहुत महत्वपूर्ण है। 24 जो आपके जैन तीर्थंकर 24 हैं, ये सभी की प्रतिमाएं जो हैं महोबा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे आपके 24 जैन तीर्थों की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 25, चेरो जनजाति वाराणसी व सोनभद्र में निवास करती है। प्रश्न नंबर 26, इंटरनेट पर हमारे द्वारा सर्च या पोस्ट आदि की प्रतिलिपि को कंप्यूटर कुकीज में स्टोर करता है। प्रश्न नंबर 27, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में VPN का पूरा नाम क्या है, तो VPN का फुल फॉर्म जो है आपका है वर्चुअल प्राइवेट नंबर है, वर्चुअल प्राइवेट नंबर। प्रश्न नंबर 28, ईमेल 1971 में इसके जनक थे रे टॉमिल्सन, जिन्होंने पहला ईमेल भेजा था। ये प्रश्न आपके विज्ञापन संख्या 50 में आया हुआ है, कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा था इसमें ईमेल को सबसे पहले किसने भेजा था, तो ईमेल को सबसे पहले जनक इनके थे रे टॉमिल्सन, इन्होंने भेजा था। प्रश्न नंबर 29, लॉन टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, इन सभी को संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो ग्रैंड स्लैम में 4 तरह के टूर्नामेंट होते हैं आपके, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US। प्रश्न नंबर 30 आपका GS का अंतिम प्रश्न है। जो शोध तात्कालिक समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है उसे क्रियात्मक शोध कहते हैं। तो ये आपके 30 प्रश्न GS से रिलेटेड थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको देखिएगा। अब हम अगली क्रम जो है विषय संबंध अर्थशास्त्र से है, जो प्रश्न संख्या 31 से 100 तक चलेगा, इसको देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 31 अर्थशास्त्र से संबंधित आपका है। दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या इस नव प्रभाव से की जाती है। इस नव प्रभाव के बारे में सीरीज 1 में बताया गया है। 32वां प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु पर बिक्री करने में वृद्धि की जाती है किंतु इसकी बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व में तेजी से कमी आती है तो वस्तु की मांग की लोच उच्च होगी। ठीक है, प्रश्न 32 से आपका किसी वस्तु पर अगर हम बिक्री करने में वृद्धि कर दें तो उसकी बिक्री से जो राजस्व में तेजी से कमी आएगी और वस्तु की मांग की लोच उच्च हो जाएगी। प्रश्न नंबर 23 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मांग की आड़ी लोच शून्य है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वस्तुएं आपस में संबंधित नहीं हैं। दैट मीन्स ये स्वतंत्र वस्तुएं होंगी। स्वतंत्र वस्तुओं के संबंध में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। कमेंट बॉक्स में आप करिएगा कि मांग की आड़ी लोच का किसने दिया था, मांग की आड़ी लोच को किसने दिया था। इसके सूत्र को भी आप फार्मूले को भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसको किसने दिया था मांग की आड़ी लोच, इसको भी आप बताएंगे। प्रश्न नंबर 34, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार MR बराबर AR ब्रैकेट में 1 - 1/E। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है MR = AR/AR - MR, सॉरी ED = मांग की लोच निकालने के लिए एक फार्मूला होता है AR/AR - MR। ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फार्मूला देख लीजिएगा आप लोग कि E बराबर जो होता है आपका AR/AR - MR, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, वास्तविक लागत की धारणा डॉक्टर मार्शल की देन है। ठीक है, प्रश्न 34 में देखिए ये भी बताया गया है कि यदि आपकी मांग की लोच इकाई के बराबर है तो सीमांत आय शून्य होगी। यदि आय की लोच इकाई से अधिक है तो सीमांत आपका जो आय है ऋणात्मक होगा। यदि मांग की लोच इकाई से कम है तो सीमांत आय आपका धनात्मक होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, फॉर्मूले पे ही है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC को आवरण वक्र कहा जाता है। ठीक है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो है आपके सभी अल्पकालीन औसत लागत जितने भी हैं सभी का योग कर देंगे तो एक दीर्घकालीन औसत लागत वक्र मिलेगा, जिसका आकार जो है
एक प्लेट की भांति होता है, इसको हम लोग आवर्य वक्र कहते हैं। स्पष्ट एवं अस्पष्ट लागत मौद्रिक लागत का एक अंग है। इस तरह से पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि मौद्रिक लागत का अंग है। ए स्पष्ट लागत, बी अस्पष्ट लागत, सी एक या दो, डी न तो एक न तो दो। इस तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखिएगा इस सभी को, नोट्स भी बनाते रहिएगा आप लोग। लास्ट में हम सभी पीडीएफ को आपको अवेलेबल कराएंगे जब हमारा सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। इस सारे हमारा टारगेट है कम से कम हम 14 से 15 सीरीज बनाएंगे, सभी का पीडीएफ आपको लास्ट में हम उपलब्ध करा देंगे। प्रश्न संख्या 39 देखिए। अच्छा, प्रश्न संख्या 38, कुल स्थिर लागत को ऊपरी लागत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39, कॉब डगलस उत्पादन फलन में हैरो तटस्थ तथा हिक्स तटस्थ दोनों तकनीकी प्रगति को स्वीकार किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 40, रासमान प्रतिलाभ का नियम तब लागू होता है जब सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगती है। प्रश्न संख्या 41, समोत्पाद वक्र का वह भाग जो ऋज रेखाओं के बीच में होता है वह उत्पादक के लिए लाभप्रद होता है। प्रश्न संख्या 42, समोत्पाद वक्र जितना अधिक चपटा होगा उसमें प्रतिस्थापन लोच उतनी ही अधिक होगी। प्रश्न संख्या 43, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। प्रश्न संख्या 44, हैंडरसन के अनुसार वास्तविक लागत का सिद्धांत हमें संदेहात्मक विचारधारा तथा अवास्तविकता के दलदल में फंसा देता है। यह हैंडरसन का आपका डेफिनेशन था। प्रश्न संख्या 45, पूर्ण प्रतियोगिता उद्योग का अल्पकालीन पूर्ति वक्र फर्मों के उन सीमांत लागत वक्रों का पार्श्व वर्ग योग है जो एबीसी वक्रों के न्यूनतम बिंदु से ऊपर की ओर स्थित होता है। ठीक है। इसका फिगर हम आपको दिखा देते कैसे इसका फिगर आप ड्रा करेंगे, इसका कहने का क्या मतलब है। देखिए क्या कह रहा है ये, जो आपका अगर ये पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन पूर्ति वक्र आपको बनाना है तो ये एबीसी, ये आपका पता है कि आपको ये एएफसी होता है, ये आपका एबीसी होता है, इन दोनों का योग ही जो है आपका एसी होगा। ऐसा होगा। अगर एक सीमांत लागत वक्र खींचे, एमसी खींचे तो ये आपका एमसी आएगा। ठीक है। तो ये देखिए एबीसी के यहाँ से लेके ये वाला पार्ट एमसी, ये आपका जो है उद्योग पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग का ये अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। ठीक है। प्रश्न संख्या आप देखिएगा 46, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 47, रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो मौलिक और अविनाशी शक्तियों के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाता है। ये परिभाषा पूछा जाता है आपसे, दे देगा तो आपको पता होना चाहिए। रिकार्डो की परिभाषा है, इसमें आप मौलिक और अविनाशी शक्ति, इसका ये टूल्स है, आपकी पॉइंट है, आप देख के पहचान सकते हैं कि ये रिकार्डो का डेफिनेशन है। प्रश्न संख्या 48, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इसके लेखक जो है डेविड रिकार्डो हैं। प्रश्न संख्या 49, कीन्स के अनुसार जो है लेन देन और सतर्कता उद्देश्य जो है ये आपका आय का बढ़ता हुआ फलन है, जबकि सट्टा उद्देश्य जो है ब्याज दर का घटता हुआ फलन है। ठीक है। आपको पता है कि कीन्स ने अपनी आय को 3 भागों में बांटा था, लेन देन, सतर्कता और सट्टा उद्देश्य में। ठीक है। प्रश्न संख्या 50, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 51, मुद्रा की मांग को पोर्टफोलियो थ्योरी उपागम के रूप में जेम्स टोबिन और मिल्टन फ्रीडमैन ने प्रस्तुत किया था। 52वां देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो चर समासरण में y आश्रित चर है और x स्वतंत्र चर है, तो इन दोनों के बीच में जो सहसंबंध गुणांक अगर 0.7 है तो x द्वारा y में 49% विचलन की व्याख्या की जाती है। ठीक है। तो जो आपका स्वतंत्र चर है उसी के द्वारा आपके आश्रित चर में 49% मतलब 0.7 है, तो ये आप 0.7 इंटू 0.7 इंटू 100 कर दीजिएगा। ठीक है। तो 49% आ जाएगा ये आपका।
यदि वर्ष 1980 और 2000 के लिए मूल्य आंकड़े दिए गए हैं, यानी आपके P0 और P1 दिया गया है, तो वर्ष 2000 के लिए यानी आपके P1 के लिए केवल मात्रा आंकड़ा दिया गया, यानी Q1 दिया गया है, यानी P0 Q1 है और P1 Q1 ऐसे निकालेंगे। तो 1980 को आधार अगर माना जाएगा तो इस आधार पर हम लोग पाश्चर्य सूचकांक निकालेंगे, ठीक है ना। अगर P0 अब Q0 अपन P1 Q0 है तो ये आपका लेस्पियर होगा। अगर हम लोग 1980 को आधार मान के उसका जो है आंकड़ा दिएगा 1980 का, तो हम लोग वो लेस्पियर हो जाएगा। और चूँकि 2000 का दिया गया, बाद वाले का दिया गया है आंकड़ा, तो ये पाश्चर्य है, Q1 है। तो P0 Q1 और P1 Q1 आपका पाश्चर्य है। प्रश्न संख्या 54, ये संबंध पूछा जाता है, सवाल दे देता है आपका क्वेश्चन छोटा सा। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुलक जो है ये बराबर होगा आपका 3me - 2x बार, यानी माध्यिका का 3 गुना और समांतर माध्यिका 2 गुना। इन दोनों को निकाल के इनके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे तो ये बहुलक आ जाएगा। प्रश्न संख्या 55, जब वक्र दाईं ओर विषम होता है तो उसे धनात्मक विषमता वक्र कहते हैं। इस स्थिति में आपका समांतर माध्य ज़्यादा होगा, माध्यिका उससे कम, बहुलक सबसे कम होता है। जबकि ये वक्र अगर बाईं ओर विषम होगा तो इस स्थिति को हम लोग ऋणात्मक विषमता कहते हैं। इस स्थिति में आपका बहुलक सबसे अधिक होगा, माध्यिका उससे कम और समांतर माध्य सबसे कम होगा। प्रश्न संख्या 56 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 56 जो है विज्ञापन संख्या 50 में पूछा गया था। यदि 1000 कृषकों की जनसंख्या में 100 का प्रतिदर्श दिया जाता है, जिसमें सीमांत छोटे और बड़े कृषक शामिल किए जाते हैं, तो ये किस तरह का चयन आपका है। तो ये स्तरित यादृच्छिक नमूना चयन ये आपके लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि ज़्यादा में से आपको भी उसमें रेंडमली बांटा गया है ना, तो ये आपका स्तरित यादृच्छिक नमूना हो गया है। 57 देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ रैखिक निष्पक्ष अनुमानक यानी ब्लू, ठीक ना, ब्लू बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेट, ये आपका रैखिक अनुमान के संदर्भ में निष्पक्ष और कुशल प्रबल अनुमान का सामान्य धारणा के आकलन से आता है। यह सभी रैखिक अनुमानक विधियों का मापक बिंदु होता है। प्रश्न संख्या 58 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रशुल्क के विभिन्न प्रभावों की व्याख्या किंडल बर्गन ने की थी। इन्होंने प्रशुल्क के संदर्भ में 8 प्रभाव को बताया था: संरक्षण प्रभाव, उपभोग प्रभाव, राजस्व प्रभाव, पुनर्वितरण प्रभाव, व्यापार शर्त प्रभाव, प्रतियोगिता प्रभाव, भुगतान शेष प्रभाव, आय प्रभाव। उन्होंने 8 भागों में बांटा था। तो आप एग्ज़ाम में दे सकता है कौन सा नहीं है, तो इसलिए आपको 8 का नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना। संरक्षण प्रभाव, उपभोग प्रभाव, राजस्व प्रभाव, पुनर्वितरण प्रभाव, व्यापार शर्त प्रभाव, प्रतियोगिता प्रभाव, भुगतान शेष प्रभाव, आय प्रभाव। तो हम प्रशुल्क के बारे में एक वीडियो भी डालेंगे, इसका आपको फिगर के थ्रू इसको समझाया जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 देखिएगा, राशिपातन क्या होता है। डंपिंग क्या है। कीमत विभेद की एक विशेषता है जिसमें उत्पादक घरेलू बाजार में एकाधिकारी होने के कारण वस्तु को ऊंची कीमत पर बेचता है और विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करने के कारण उसको कम कीमत पर बेचता है। इसी को आप डंपिंग कहते हैं, राशिपातन कहते हैं। प्रश्न संख्या 60, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो आपका ग्रामीण बैंक होता है रूरल RRB, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक, इसको जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं, इन सभी का एक हिस्सेदारी होती है। इसमें केंद्र सरकार 50% का देता है, राज्य सरकार आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है 15% का होता है, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक हैं ये 35% हिस्सेदारी इनकी होती है। तो 50:15:35 ये आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 61, RH खान समिति जो है ये भारत में सार्वभौमिक बैंक की अवधारणा की सिफारिश किया था इन्होंने। प्रश्न संख्या 62, भारत में चेलैया समिति जो है ये सेवा कर को सर्वप्रथम 1994-95 में केंद्रीय बजट में शुरू किया गया था। सेवा कर को ये चेलैया समिति की सिफारिश थी। प्रश्न संख्या 63, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति और मंदी दोनों की स्थिति साथ साथ बनी रहती है उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता को मापने के लिए तारापोर समिति बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 65, 1991 में नई आर्थिक नीति जो आपकी है इसकी शुरुआत पहले जो है इसमें आपका LQP था, यानी लाइसेंस कोटा परमिट था। बाद में जो है उदारीकरण के बाद जब आया दौर तो उसमें आपका LGP हो गया, यानी
लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। यानी आपका क्या हो गया, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। और 1951 के पहले जो था ये आपका शुरुआत था, इसमें आपका क्या था, लाइसेंस, कोटा और परमिट था। प्रश्न संख्या 66, 90 के दशक के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों द्वारा वित्तीय संकट के दौरान भारत की मदद के लिए 7 अरब अमेरिकी डॉलर ऋण दिया गया था। प्रश्न संख्या 67, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। प्रश्न संख्या 68, जबकि WTO ने 1 मार्च 1947 से कार्य प्रारंभ किया था। और प्रश्न संख्या 68, इसका मुख्यालय जेनेवा में, WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। और प्रश्न संख्या 70, इस समय जो वर्तमान में आपकी WTO में 164 मेंबर्स हैं, आपका 164वां सदस्य देश अफगानिस्तान है। तो ये WTO से रिलेटेड कुछ आपके पॉइंट थे, हो सकता है आपको पॉइंट वाइज दे दे, आपको उसमें पूछे कौन सा पॉइंट सही नहीं है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा WTO के बारे में और डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 71, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स की जो जुड़वा संतान है वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। प्रश्न संख्या 72, G5 का गठन 22 सितंबर 1985 को न्यूयॉर्क में किया गया था। प्रश्न संख्या 72 है, G5 का गठन 22 सितंबर 1985 को न्यूयॉर्क में किया गया था। तो उस समय G5 में आपके फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और USA थे। जबकि 1986 में 2 देश और जुड़ गए थे आपके, कनाडा और इटली। तो ये G5 आपका G7 हो गया। तो ये प्रश्न संख्या 73 में देखिए G7 में कौन कौन से कंट्री हैं आपके, वो 5 तो हैं ही, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, USA, और कनाडा और इटली बढ़ के G7 हो गए। जबकि 1997 में फिर ये जो है इसमें रूस शामिल हो गया था, तो G7 आपका G8 बन गया। तो G8 में कौन कौन से कंट्री हैं, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, USA, कनाडा, इटली और रूस। प्रश्न संख्या 75, अगस्त 2021 के अनुसार SDR विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसका निर्धारण 5 मुद्राओं के भार के तहत किया गया था। यानी SDR में, जिसको हम लोग मुद्राओं की टोकरी भी बोलते हैं, इसमें 5 आपकी करेंसीज थी, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी हिस्सेदारी US डॉलर की थी। देखिए US डॉलर जो है आपका 43.38% है, पहले 50% होता था, लेकिन अगस्त में इसको चेंज किया गया है, तो US डॉलर जो है आपका 43.38% हो गया। यूरो 29.31%, चीनी युआन 12.28%, जापानी येन 7.59%, ब्रिटिश पाउंड 7.44%। तो ये आपका 75 क्वेश्चन था। तो इसमें रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन सी मुद्राएं हैं, केवल इतना आप ध्यान देख लीजिएगा। US डॉलर है, यूरो है, चीनी युआन है, जापानी येन है और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। प्रश्न संख्या 76, प्रतिभूतियों की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बाहर की जाती है उसको हम लोग कर्ब ट्रेडिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 77, द स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ और द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों जो है W.W. रोस्टो, तो W.W. रोस्टो के दोनों पुस्तक आप याद कीजिएगा। और रोस्टो ने जो है आर्थिक विकास के 5 अंतर स्पष्ट किया था। प्रश्न संख्या 78 के तहत देखिएगा तो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी थी आपकी, परंपरागत समाज का स्तर है, फिर आत्मस्फूर्ति से पूर्व का स्तर है, फिर आत्मस्फूर्ति की अवस्था है, फिर परिपक्वता का स्तर है, फिर आपका उच्च जन उपभोक्ता की स्थिति का स्तर है। तो इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि इसका सीक्वेंस बैठाने को एग्जाम में देता है, तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, पहले कौन आता है फिर उसके बाद कौन आएगा। प्रश्न संख्या 79, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य खाद्य सुरक्षा है। प्रश्न संख्या 80, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पारिवारिक बचत रहा है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया आपका। पारिवारिक बचत याद कीजिएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 81, रैखिक उपभोग फलन, ये जो है मूल बिंदु से गुजरेगा जब, तो APS और MPS दोनों बराबर होंगे, यानी आपका औसत सीमांत प्रोपेंसिटी सेविंग, औसत सीमांत बचत और
सीमांत प्रवृत्ति बचत, औसत प्रवृत्ति बचत और सीमांत प्रवृत्ति बचत दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रश्न संख्या 82 देखिएगा, यदि आय के सभी स्तरों पर उपयोग की सीमांत उपयोगिता उपयोग की औसत प्रवृत्ति से बराबर हो जाए, यानी APC और MPC उपभोग का जो दोनों बराबर होंगे, तो उस स्थिति में उपभोग फलन का सूत्र होगा आपका C=A+B/Y। प्रश्न संख्या 83 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गॉर्डन ने गुणक की धारणा को अधिक यथार्थिक बनाने के लिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC के बजाय सीमांत व्यय प्रवृत्ति MEC इस शब्द का प्रयोग किया था। MPC न हटा, उसके जगह पे इन्होंने MEC मार्जिनल एक्सपेंडिचर प्रवृत्ति जो है आपका सीमांत व्यय प्रवृत्ति, इस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था MEC। प्रश्न संख्या 84, यदि उपभोग फलन C=0.8y है और निवेश फलन आपका I=100 माइनस 0.2y है, तो IS वक्र क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि Y=C+I होता है, तो C की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए C का, I की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया I का, इसको सॉल्व किए क्वेश्चन को, इक्वेशन जो है आपका, तो लास्ट में आ गया Y=510 माइनस I। इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिएगा तो लास्ट में देखिए आएगा, ये आपका IS वक्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, सैमुअल्सन के अनुसार व्यापार चक्र जो है ये त्वरक का मूल्य जितना अधिक होगा विस्फोटनात्मक चक्र की संभावना भी उतनी अधिक होगी। अगर वो सैमुअल्सन के व्यापार चक्र को देखें तो त्वरक का मूल्य जितना अधिक होगा तो उस स्थिति में विस्फोटात्मक चक्र उतना ही अधिक होगा, जबकि गुणक का मूल्य जो है आपका जितना अधिक होगा चक्रहीन पथ की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो सैमुअल्सन का व्यापार चक्र जो है आपका त्वरक और गुणक दोनों के मूल्य पर निर्धारित होता है। प्रश्न संख्या 86, उत्पाद शुल्क कर का घोषणात्मक प्रभाव होता है। प्रश्न संख्या 87 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, जबकि भारतीय प्रतिभूति नियमन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1994 में इसे मान्यता प्राप्त हुई थी। तो फेरवानी समिति का संबंध नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से है, याद करिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 88, पेनी स्टॉक्स ये वे सिक्योरिटीज़ हैं, वे प्रतिभूतियाँ हैं जिनकी शेयर बाजार में कोई कीमत नहीं होती है, परंतु उनका व्यापार सट्टेबाजी में भागीदारी निभाता है। प्रश्न संख्या 89 डीमैट खाता, डीमैट खाता मतलब डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, ये एक प्रकार का बैंक खाता है, लेकिन इसमें लोग रुपयों की जगह पे शेयर और बॉन्ड रखते हैं। यानी हमको अगर शेयर और बॉन्ड खरीदना होगा तो हमको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। प्रश्न संख्या 90, मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI इसका गठन किया गया था। ये IRDAI जो है आपके जितने भी बीमा पॉलिसीज़ होते हैं इन सबको जो रेगुलेट करती है, तो ये IRDAI करती है, ठीक है। ये जून 2016 में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ा के 100% कर दिया गया था। ये पूछता है FDI की सीमा वर्तमान में कितनी है, तो ये 49% से बढ़ के 100% हो गया इस समय। भारत में म्यूचुअल फंड का प्रारंभ 1964 में UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना से हुआ था। प्रश्न संख्या 92, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सिक्योरिटीज़ को बेचती है यानी प्रतिभूतियों को बेचती है तो अर्थव्यवस्था में तरलता कम होती है और ब्याज दर बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 93, लॉरेंज वक्र अपकिरण के अध्ययन करने का एक बिंदु रेखी विधि है। प्रश्न संख्या 94, भारत में जीवन समंकों का स्रोत है राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, नागरिक पंजीकरण प्रणाली। प्रश्न संख्या 95, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नवंबर 2021 में स्मार्ट पोषण गांव के पहल को प्रारंभ किया था। स्मार्ट पोषण गांव नवंबर 2021 में स्टार्ट हुआ। इसको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 96, पंजाब नेशनल बैंक ने 6S मिशन यानी 6S जो है ये शुरू किया था। तो 6S क्या है, तो स्वाभिमान है, समृद्धि है, संपर्क है, शिखर है, संकल्प है, स्वागत है। इसमें 6S हैं आपके स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प, स्वागत। प्रश्न संख्या 97, वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।
प्रश्न संख्या 98, पहले $2 के बदले 80 रुपये की आवश्यकता होती थी, परंतु अब $3 के बदले 150 रुपये की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी घरेलू मुद्रा का ह्रास हो गया है। पहले आप $2 के बदले 80 देते थे, यानी $1 के बदले 40 रुपये लगता था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब $3 के बदले 150 दे रहे हैं, यानी $1 के बदले 50 रुपया दे रहे हैं। पहले $1 के बदले हमको 40 रुपये खर्च करना होता था, अब $1 के बदले 50 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। 10 रुपये क्या हुआ, हमारी मुद्रा का ह्रास हो रहा है, घरेलू मुद्रा का ह्रास हुआ है। प्रश्न संख्या 99, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ISFR 2021, इसके अनुसार जो भारत में सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य जो है आपका मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ये सब आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जितने क्षेत्र हैं ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट से हैं। इसमें सबसे अधिक वन आवरण पाया जा रहा है प्रतिशत के मामले में। प्रश्न संख्या 100, न्यूमेरिकल बेस्ड है। मेट्रो सवारी की मांग की तिरछी लोच यानी EC 0.8 है और प्रतिदिन कुल सवारी 1.5 लाख है। यदि बस सवारी कीमत 5% बढ़ जाती है तो मेट्रो की कुल सवारी में कितना अंतर आएगा। तो इसको हम करते लाख देखते हैं। तो आपका EC दिया है और कुल सवारी 1.5 लाख है, ठीक है, यानी Q1 1.5 लाख है। बस सवारी कीमत 5% बढ़ जा रही है, यानी डेल्टा P 5% है, यानी पहले 100 रुपया था तो 105 रुपया हो गया है। तो कुल सवारी में कितना अंतर आएगा, यानी डेल्टा Q आपको फाइंड करना है। चलिए देखा जाए क्वेश्चन को। तो आपका EC है 0. एक बार के हल्का पे लेते हैं हम लोग, पेन ले लेते हैं, ठीक है। आपका 0.8 EC दिया है, ठीक है। डेल्टा Q फाइंड करना है, डेल्टा P यानी 5 रुपये का अंतर हो रहा है, इंटू P 100 रुपीज़ पहले था, Q1 1.5 लाख था आपका, यानी 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। अब आपको डेल्टा Q फाइंड करना है यहाँ से। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये आपका डेल्टा Q इक्वल टू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 × 5 × 1500, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 5 = 40 का 4 हो गया, 15 × 4 = 60, 60 हो गया, 2 0 बच गया, यानी 6000। डेल्टा Q क्या आएगा, 6000 जो है आपका 6000 ये आपका आएगा, ठीक है। कुल सवारी में 6000 का अंतर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और सीरीज 2 को भी प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं सीरीज 3 के साथ।